जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं धर्मराज कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विद धर्म में आपका स्वागत करता हूं। और एक 71वीं बीपीएससी की तैयारी दोस्तों, जिसमें हम लोग शुरू किए थे किससे, तो सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू सीरीज से दोस्तों हम लोग शुरू किए थे, जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो जिसमें हम लोग दोस्तों पहला टॉपिक मतलब पहला सब्जेक्ट उठाया था मतलब पॉलिटी पीवाईक्यू का, जिसका हम लोग 3 पार्ट दोस्तों कर चुके हैं। और ये हमारा दोस्तों आखिरी पार्ट होगा, मतलब इसके बाद हमारा पॉलिटी क्या होगा दोस्तों, बीपीएससी में जितने भी पॉलिटिक्स से प्रश्न आए हैं वो दोस्तों हमारा खत्म हो जाएंगे। फिर हम आगे कोई और सब्जेक्ट पे दोस्तों हम लोग बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं अपना आज का क्लास पॉलिटी पीवाईक्यू पार्ट 4 को दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको पढ़ करके। तो आज दोस्तों हम लोग शुरू करेंगे कहाँ से, तो हम लोग शुरू करेंगे दोस्तों आज प्रश्न नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 151 से दोस्तों। तो चलिए हम बात करते हैं पहले क्या दिया है। 151 नंबर क्वेश्चन तो दिया है कि निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ विधान परिषद है, विधान परिषद कहाँ है। तो आपको सबसे पहले बता दें हम कि विधान परिषद जो राज्यों में क्या होती है दोस्तों, जो विधानमंडल का उच्च सदन होता है। मतलब कि हमारे भारत की बात कर ले तो 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर क्या है, जहाँ का विधानमंडल दोस्तों द्विसदनीय है। 6 राज्य कौन कौन से हैं, तो आपका यूपी बिहार याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश तेलंगाना और आपका कर्नाटक महाराष्ट्र। तो यहाँ पर ये 6 राज्य हैं। इस 6 राज्य के अलावा जो नहीं होंगे उसको हम छाट लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर क्या पूछा कि निम्नलिखित कूट में अपना उत्तर चुने, मतलब कहाँ पर है, तो केरल में तो है नहीं, दिल्ली में है नहीं, हिमाचल में है नहीं, तो कहाँ है आपका, तो बिहार में। तो केवल 4, तो केवल 4 का ऑप्शन डी में है। तो ये बताया थे कि अनुच्छेद 168 में विधानमंडल के बारे में बताया गया है। वर्तमान में बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में क्या है, विधान परिषद है, जिसमें 6 राज्यों में विधान परिषद दोस्तों। जैसे कैसे याद रखना है, तो बिहार, यूपी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र, कर्नाटक, इस तरह से 6 आपको आसानी से याद रहेंगे। चलिए हम आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो अगला है दोस्तों कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधान सभाओं को निर्वाचन का प्रावधान करता है, कौन करता है दोस्तों, तो अनुच्छेद 170 में क्या है, तो विधानसभा के बारे में दोस्तों चर्चाएं की गई है। इसी में दोस्तों इसके निर्वाचन के बारे में भी प्रावधान दिया गया है। तो अनुच्छेद 170 दोस्तों, जिसमें विधानसभा की संरचना अनुच्छेद 176 में है, राज्यपाल की विशेष अभिभाषण के बारे में, और अनुच्छेद 178 में विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में दोस्तों बात करता है कि विधानसभा क्या होंगे, एक उपाध्यक्ष होंगे, एक अध्यक्ष होंगे दोस्तों। आगे हम लोग आते हैं, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष जो स्पीकर होता है अपने पद से त्यागना चाहे तो अपना त्याग पत्र देना चाहिए। किसको देगा त्याग पत्र, अपना विधानसभा का अध्यक्ष, जो उपाध्यक्ष होंगे उसको देगा। अध्यक्छ को देना है तो उपाध्यक्ष को देगा, उपाध्यक्ष को देना तो अध्यक्ष को देगा दोस्तों। इस तरह से अपने क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 179 के अनुसार विधानसभा का अध्यक्ष अपना पद विधानसभा उपाध्यक्ष को त्याग पत्र जो है संबोधित करके उसको त्याग पत्र देगा। 178 में बताएं कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद के बारे में है, अगले त्याग पत्र देना होगा तो 179, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। आगे बात करते हैं, किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया था कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है। ये दोस्तों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोस्तों ये फैसला सुनाया था। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रहमतुल्लाह बनाम स्टेट ऑफ यूपी 1994 मामले यह निर्णय दिया था कि यदि विधि के उपबंध को विफल करने के उद्देश्य से 3 बार तलाक कहकर तलाक लिया जाए तो ऐसा तलाक क्या है दोस्तों, गैर कानूनी है। मतलब आप इस तरह का 3 बार बोल करके किसी भी संबंध को तोड़ नहीं सकते हैं दोस्तों। आगे है कि निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में कौन एक से अधिक राज्यों में राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के लिए है। मतलब कौन सा ऐसा उच्च न्यायालय है जहाँ पर एक से अधिक राज्यों या यूटी का दोस्तों सुनवाई करता है। तो इलाहाबाद, दिल्ली, गुवाहाटी, मुंबई। तो आपको बता दें गुवाहाटी और कौन होगा, मुंबई होगा। गुवाहाटी में दोस्तों आपका असम का, अरुणाचल प्रदेश का और मिजोरम का, नागालैंड का तो सुनवाई करता है। वहीं मुंबई की बात कर ले तो मुंबई हमसे पूछा एक से अधिक, तो यहाँ तो 4 हो गए हैं। मुंबई में बात कर ले तो मुंबई महाराष्ट्र का तो है ही, गोवा का है, दादर नागर हवेली, दमन दीव दोस्तों, इसका भी सुनवाई मुंबई हाईकोर्ट होता है दोस्तों। तो यहाँ पर सी और डी हो जाएगा आपका आंसर। आगे आते हैं, वही बात तो उसमें बताई गई है। आगे हम लोग बात करते हैं बाबरी मस्जिद के बारे में। किसके बारे में है, तो बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय जिसे लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष का प्रकार, मतलब किस प्रकार का जो विवाद था हुआ था। तो ये दोस्तों क्या था, स्वत्वाधिकार, मतलब कि अपना अधिकार के लिए 2 गुटों में क्या था दोस्तों, अपने अधिकार के लिए ये दोस्तों विवाद हुआ था दोस्तों। उसी को क्या बोलते हैं, स्वतंत्र अधिकार मुकदमा, टाइटल स्वीट दोस्तों।
वही बातें यहाँ बताई गई है, देख लीजिए यहाँ पर। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष स्वायत्त अधिकार के मुकदमे के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें दो समुदाय के लोग, जिसमें इस्लाम धर्म और हिंदू धर्म के बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के जमीन की संपत्ति को लेकर के आपस में दोस्तों दावा कर रहे थे कि ये हमारा है, ये हमारा है। आगे बात करते हैं कि भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना के बारे में बताता है। तो अनुच्छेद आपका 324 जो निर्वाचन आयोग के बारे में है वो भाग आपका 15 में है, अनुच्छेद बोल देगा 324 से लेकर के दोस्तों 329 तक, याद रखिएगा भाग 15 में। तो इसका स्थापना के बारे में क्या है, तो ये आपका अनुच्छेद 324, वही बातें बताई गई है, सारी बातें वही है। आगे बात करते हैं कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों के संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों को प्राथमिकता देता है। कौन सा है अनुच्छेद, ये दोस्तों अनुच्छेद 13। कौन सा 13 मतलब कि अनुच्छेद 13 जो है, जिसे मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही आता है। इसमें बताया गया है कि कोई भी कानून या संसद बनाए या विधानसभा बनाए, अगर वो क्या कर रहा है, संविधान के अनुकूल नहीं है या लोगों के मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है, तो वो दोस्तों कानून क्या हो जाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट उस पर दोस्तों स्टे लगा देगा, मतलब उसको रोक लगा देगा दोस्तों, उसको रद्द कर सकता है। वही है दोस्तों अनुच्छेद 13 में न्यायिक पुनरावलोकन भी इसको बोल सकते हैं आप। संविधान के अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य व संघ या राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकार का छीनित मतलब उसका हनन करता हो, न्यून करता हो, कम करता हो। यदि कोई कानून मौलिक अधिकार के उल्लंघन में बनाया गया हो तो कानून उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। अनुच्छेद 32 के उपचार जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 245 केंद्र व राज्य के मध्य संवैधानिक शक्तियों का विस्तार। अनुच्छेद 326 लोकसभा व विधानसभा निर्वाचन व इसके अधिकार के बारे में दोस्तों इसमें वर्णन किया गया है, ये भी आप याद रखिएगा। 324 जैसे याद रखें निर्वाचन के बारे में, 326 किसके बारे में है, तो वोट देने का अधिकार के बारे में, जिसका 18 वर्ष से आयु हो चुका है। निम्नलिखित में कौन विषय संवर्धित सूची में है, कौन संवर्धित सूची में बता दिए थे। संविधान की 7वीं अनुसूची में दोस्तों 3 प्रकार की सूचियों के बारे में बात किया गया, संवर्धित सूची, राज सूची और आपका संघ सूची। तो संघ सूची इस पर कानून केंद्र सरकार बनाता है, राज सूची राज्य सरकार, और संवर्धित इसमें दोनों बनाएगा, लेकिन विवाद की स्थिति में संघ का ही मान्यता देगा दोस्तों। तो यहाँ पर कौन सा होगा संवर्धित सूची, तो कृषि ये राज्य सूची का विषय है, शिक्षा आपका क्या है संवर्धित सूची का विषय है, बाकी पुलिस आपका राज्य का है और अच्छा आपका केंद्र का है दोस्तों। तो ये बात बताया गया है यहाँ पर कि भारतीय संविधान के संघीय ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए विषय को केंद्र और राज्यों के लिए निश्चित कर दिया गया है। इन्हें महत्व के आधार पर संघ सूची, राज सूची और संवर्धित सूची, जिसका उल्लेख 7वीं अनुसूची में है, विभाजित किया गया। शिक्षा प्रारंभ में राज सूची का विषय था, लेकिन इसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में दोस्तों इसको निकाल करके संवर्धित सूची में डाल दिया गया। 42वां संविधान संशोधन दोस्तों, उसमें 5 बहुत सारे जो संघ सूची, संवर्धित सूची के राज सूची के विषय थे उसको निकाल के संवर्धित सूची में डाल दिया गया था, ये भी आप याद रखिएगा। मापतल हो गया, शिक्षा हो गया, वन्यजीव हो गया, ये सब को भी निकाल कर डाल दिया गया था दोस्तों। आगे बात करते हैं कि निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया था। अनुच्छेद आपका 280। वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 281 में ये बातें दोस्तों बताया गया है, ये भी याद रखना है आपको। आगे बात करते हैं भारतीय संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है, किससे संबंध रखता है दोस्तों, तो ये राज्य और केंद्र के बीच वित्त व्यवस्था के बारे में दोस्तों, ये संबंध के बारे में सारी जानकारी रखता है। आगे बात करते हैं योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो योजना आयोग की स्थापना दोस्तों आपका 15 मार्च 1950 में पंडित नेहरू के कार्यकाल में दोस्तों हुआ था। पंचवर्षीय योजना को तैयार करने के लिए दोस्तों ये काम करता था, लेकिन बाद में क्या हुआ था कि योजना आयोग का स्थान कौन लिया, नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना कब हुई, 1 जनवरी 2015 पर दोस्तों ये नीति आयोग दोस्तों कार्य करना शुरू कर दिया है, ये बातें यहीं में बताई गई है। आगे आते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, आगे दोस्तों कि उस राजनीतिक दल का नाम बताइए जो मिली जुली केंद्रीय सरकार का हिस्सा नहीं है, लेकिन जिसका सदस्य 13वीं लोकसभा का स्पीकर चुना गया था। ये दोस्तों तेलुगु देशम पार्टी के बारे में बता रहा है, किसके बारे में, तेलुगु देशम पार्टी के बारे में, जो आंध्र प्रदेश की क्या है दोस्तों, एक क्षेत्रीय पार्टी है, ये भी याद रखना है आपको। क्षेत्रीय पार्टी कहाँ का है, तो आंध्र प्रदेश का तेलुगु देशम। आगे है आपका कि भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है, तो ये चुनाव आयोग का। संसद इसमें कुछ नहीं करेगा, कौन करेगा, तो चुनाव आयोग करता है दोस्तों। कौन क्षेत्रीय, कौन आपका राष्ट्रीय दल है। अब यहाँ पर बात करते हैं भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है, बिल्कुल सही है।
राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है, ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वह है जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है, ये बिल्कुल सही है। 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और आपका 48 राज्य स्तरीय दल, ये भी दोस्तों आपका बिल्कुल सही है। मतलब 1 2 3 4 आपका सबका सब क्या है दोस्तों, इसमें सही दिया गया, वही बातें बताई गई है। जब को हम सुना देते हैं क्या है यहाँ पर, तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में राजनीतिक दलों के पंजीकरण और पंजीकरण के नियमों की व्यवस्था की गई थी। राजनीतिक दलों के पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है, जो चुनाव आयोग है। वह राष्ट्रीय दल होता है जो कम से कम 4 राज्यों में 6% मत प्राप्त करता है और किसी राज्य या लोकसभा में 4 सीटें जीतता है, या वह लोकसभा के सभा में 3 विभिन्न राज्यों में 2% सीटें जीतता है। 1999 में जो 13वीं लोकसभा हुआ था दोस्तों, उसमें 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय क्या थे दोस्तों, दल थे, हिस्सा लिए थे उसमें। वर्तमान में 8 राजनीतिक दल है दोस्तों। राष्ट्रीय दल कौन कौन है, तो कांग्रेस आपका, भारतीय बीजेपी, सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआईएम, बहुजन समाज पार्टी, एनपीआई और तृणमूल कांग्रेस तथा नेशनल पीपुल्स पार्टी दोस्तों। तो इसका भी याद रखना है आपको। आगे आते हैं हम लोग। ये आपका है कि निम्न में से किस वर्ष सरकारिया आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंध के परिवर्तन में संस्तुति का अधिकार दिया गया था ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था। कब किया था प्रतिवेदन जमा, तो 1985 में जमा किए थे। ये गठन कब हुआ था इसका, तो 1983 में दोस्तों इसका गठन किया गया था केंद्र राज्य के संबंध के बीच दोस्तों। इसका इस उद्देश्य से इसको बनाया गया था दोस्तों। तो यही बात है कि केंद्र राष्ट्रीय सरकारी आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंध की समीक्षा के लिए दोस्तों गठित किया गया था। 27 अक्टूबर 1985 को आधिकारिक तौर पर अपना प्रतिवेदन जमा किया था। गौरतलब है कि वर्ष 1983 में केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश R.A. सरकारिया की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया था दोस्तों। इसमें आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों के सुधार की दिशा में 245 सिफारिश प्रस्तुत किए थे। कितने, 247। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, तो पंचायत का चुनाव दोस्तों कौन कराता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग क्या कराता है, राज्य। क्योंकि पंचायत किसका विषय है दोस्तों, तो राज्य सूची का विषय है, तो राज्य सरकार उस पर कानून कुछ भी करना है तो राज्य करेगा दोस्तों। इसका उल्लेख आपका अनुच्छेद 40 में किया गया है दोस्तों। किसमें किया गया है, अनुच्छेद 40 डीपीएससी में दोस्तों। आगे है कि पंचायती राज किस विषय है, कौन सा है, तो बता दिए थे। राज्य सूची का विषय किसका विषय है, राज्य सूची का। इस पर कानून बनाने का जो भी विधि विधान है वो कौन करेगा, तो राज्य सरकार करता है। आगे है आपका कि पंचायती राज संस्थाओं में 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई। 29 कार्य पंचायत में और स्थानीय स्वशासन मतलब स्थानीय निकाय जो अपना नगर निगम है दोस्तों, उसमें आपका कितने कार्य हैं, तो 18 कार्य। याद रखिएगा दोनों में। तो ये कौन से अनुच्छेद में बताया गया, तो ये आपका अनुच्छेद दोस्तों जी में बताया गया। जी में दोस्तों आपके इससे कार्य शक्ति के बारे में बताया गया है, अधिकार के बारे में बताया गया है। तो इसमें 16 आपका क्या है अनुच्छेद पंचायत में। इसको हम दोस्तों पूरे विस्तृत रूप से पढ़ाए हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, मेरा वीडियो अपलोड है, वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। क्योंकि आपको 16 अनुच्छेद दोस्तों याद रखना जरूरी है, उसको हम ट्रिकली बता दिए हैं, तो वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा 16 अनुच्छेद। पहला जो स्तरीय एक बार आपको हम बता देते हैं। अनुच्छेद जो आपका 243 है दोस्तों, उसमें सिर्फ परिभाषा के बारे में बताया गया। दूसरा जो है 243A, जिसमें ग्राम सभा के बारे में, ए से असेंबली तो ग्राम सभा के बारे में। बी से दोस्तों ग्राम सभा की संरचना के बारे में बताया गया है। सी से आपका उसका गठन के बारे में बताया गया है, नहीं आपका बी में गठन के बारे में बताया गया, सी में उसके संरचना के बारे में बताया गया है। डी में दोस्तों उसका डी में दोस्तों दिमाग से निकल गया। ई में उसके अवधि के बारे में बताया गया है दोस्तों। और एफ में उसके निर्योग्यता के बारे में बताया गया। जी में उसके कार्य शक्ति के बारे में। एच में उसका हाई टैक्स के बारे में बताया गया है। आई में दोस्तों उनके इनकम के बारे में बताया गया है। के में दोस्तों इलेक्शन के बारे में बताया गया है। 243 है, सब क्या 243 है, 243 याद रखिएगा। और के हो गया, फिर के बाद हो गया आपका जे बता दिया, जे में जांच पड़ताल के बारे में है। और के में आपका उसके इलेक्शन के बारे में है। एल हो गया वहाँ पर किसी क्षेत्र में लागू होना। और एम में कहीं कहीं पे क्या है दोस्तों, पंचायती को लागू कुछ नियम को लागू ना होना, मतलब मना करना, याद रखिएगा। एम हो गया, एन हो गया। ओ से क्या हो गया दोस्तों, ऑब्जेक्शन। क्या है, तो मतलब कि केंद्र कोई भी कानून बनाता है या चुनाव होता है स्थानीय निकाय का मतलब पंचायत का, तो उसमें कोर्ट क्या करेगा, दखल अंदाजी नहीं करेगा दोस्तों। डी का हमें याद आता है दोस्तों, तो हम बताते हैं आपको 243 डी में क्या है। आते हैं, हाँ डी में याद आ गया दोस्तों आपका 243 में। डी में क्या है, तो एस टी एस सी और महिला के आरक्षण के बारे में। क्या है, ST/SC और महिला के आरक्षण के बारे में दोस्तों, ये भी याद रखिए। मतलब दलित के बारे में। डी से याद रखिएगा, दलित याद रखिएगा, दिमाग से थोड़ा सा मेरा निकल गया था। इस तरह से हम पढ़ाए हैं, तो वहाँ जाकर आप देख लीजिएगा। आइए हम चलते हैं आगे। पंचायत के बारे में 11वीं अनुसूची में है पंचायत के बारे में आपका
जो 73वां संविधान संशोधन जोड़ा गया था। 12वीं अनुसूची आपका 74वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था दोस्तों, जिसमें नगर निकाय के बारे में बताया गया है। वहीं बात करते हैं कि क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, कौन शामिल नहीं है, तो पुस्तकालय, ईंधन चारा, ग्रामीण खेल, तकनीकी प्रशिक्षण। तो ये ग्रामीण खेल की चर्चा दोस्तों ये आपके 29 जो कार्य हैं उसमें ये बात बताया नहीं गया है, मतलब जो आपका 11वीं अनुसूची उसमें ये किसके बारे में चर्चा नहीं की गई, बाकी सब चीज़ के बारे में चर्चा दोस्तों की गई है। देखिए किसके बारे में चर्चा की गई है 29 कार्यों में दोस्तों आपके विषय में, पुस्तकालय, ईंधन चारा, तकनीक प्रशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा, पेयजल, ग्रामीण आवासन, लघुवन उपज, मत्स्य उद्योग इत्यादि विषय में शामिल है, लेकिन ग्रामीण खेल आपका शामिल नहीं है। किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ, किसका निर्माण हुआ पंचायती राज व्यवस्था के तहत, तो आपका ग्राम पंचायत, ये खाप पंचायत ये सब का निर्माण नहीं हुआ। पंचायती व्यवस्था में त्रिस्तरीय है, पहला है ग्राम पंचायत, फिर आपका पंचायत समिति, तीसरा आपका है जिला परिषद। इसको भी आपको याद रखना है। 73वां संविधान संशोधन बलवंत राय मेहता समिति के जो सिफारिश किए थे उसी को दोस्तों लागू किया गया था हमारे भारत में। पहला कहाँ, राजस्थान। सारी बातें हम अभी बताएंगे, उससे प्रश्न क्योंकि बने हैं। आगे आते हैं हम लोग, भारतीय संविधान के अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद जो है सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का देता है निर्देश, तो अनुच्छेद 40 डीपीएससी में दोस्तों इसकी बात बताई गई है, जो राज्य सरकार को अधिकार देता है। आगे बात करते हैं कि कौन सा अनुच्छेद पंचायत गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है, तो यह बात की अनुच्छेद 40। देखिए आपका दोनों, ये आपका 64वां में पूछा था दोस्तों, ये कौन सा में पूछा था देख लेते हैं थोड़ा सा। ये आपका 64वां, ये आपका 39 जो 39 बीपीएससी था दोस्तों। तो इसी यही बता रहे हैं कि प्रीवियस ईयर दोस्तों करना जरूरी होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपसे जरूर लड़ते हैं। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है, तो प्रमुख विशेषता क्या है, तो यहाँ पर सरकार इसमें सरकार तीन श्रेणियाँ, सरकार कितनी श्रेणियाँ हैं, 3 श्रेणियाँ, बिल्कुल 3 श्रेणियाँ हैं दोस्तों। इसका लक्ष्य गांव के सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना, ये भी सही है आपका। जिला परिषद, इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, इसमें सांसद जिला परिषद में होते हैं, सांसद जो होते हैं विधायक भी होते हैं आपके, सांसद भी होते हैं। तो पंचायत के बारे में बता रहा है कि पंचायत राज प्रणाली, जो पंचायती राज प्रणाली के स्थानीय स्तर पर त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है। ग्राम पंचायत बता दिए थे, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो पंचायती राज का उद्देश्य स्थानीय ग्रामीण समुदाय के सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करना होता है दोस्तों। यहाँ बताया गया कि पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में आते हैं। 3 स्तरीय प्रणाली जो है कौन कौन है, तो पहला ग्राम पंचायत, फिर क्षेत्र पंचायत, इसी को पंचायत समिति बोलते हैं, और जिला परिषद। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, फिर ब्लॉक स्तर प्रखंड लेवल पे दोस्तों आपका हो गया पंचायत समिति, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो गया जिला परिषद। इसको भी आपको ध्यान रखना, ये त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था हमारे भारत में है दोस्तों, हमारे बिहार में है। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है, तो पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य दोस्तों ग्रामीण वासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, ग्रामीण वासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, शक्ति किसी एक के पास न रहकर उसको विकेंद्रीकृत करना दोस्तों। क्योंकि गाँव में पंचायत में क्या होता है, जो नीति निर्माण का काम करता है, गाँव के सभी लोग क्या करते हैं उसमें भाग दोस्तों लेते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं, अगला है कि सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरा सहयोग की जरूरत पड़ती है। मतलब पंचायती राज में कोई भी काम को पूरा करने के लिए किसका सहयोग जरूरत है, तो जो स्थानीय जनता है, मतलब जिस पंचायत के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनका सहयोग दोस्तों बहुत ही जरूरी होता है, तभी आप कार्य को पूरा कर सकते हैं। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है, पंचायती राज प्रतिनिधित्व क्या करता है, तो शक्ति का विकेंद्रीकरण करता है, बिल्कुल करता है आपका। लोग हिस्सेदारी करते हैं, सामुदायिक विकास यही हो, मतलब इसमें से आपका सभी क्या दोस्तों सही है, ये भी ध्यान रखना है। क्योंकि पंचायती राज बनाया गया है किसके लिए, तो जो आम नागरिक है, जो स्थानीय स्तर के लोग हैं, उनको भी भागीदारी मतलब कि उसमें प्रभावन में दोस्तों लाया जाए। पंचायती राज को खाली संधिया के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। किसके रूप में संगठित किया गया था, तो 73वां संविधान संशोधन हुआ तो उसके द्वारा 1992 में दोस्तों किया गया था, जिसे 24 अप्रैल 1993 में दोस्तों लागू किया गया था। इसीलिए हम लोग हर साल 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं, पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्तों। आगे आते हैं कि जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई थी, उसका अध्यक्ष कौन था, तो बलवंत राय मेहता। ये गठित हुआ था 1957 में। कब हुआ था, 1957 में दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। इसी के अनुसंधान पर क्या है, हमारे भारत में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था है दोस्तों। अलग अलग राज्यों में, जैसे बंगाल में आपको, पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय देखने के लिए मिलेगा। पंचायती राज की अनुशंसा के लिए 1957 में क्या था, एक समिति का गठन हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, बलवंत राय मेहता, जिसका उद्देश्य ग्रामवासियों की शक्ति का विकेंद्रीकरण था दोस्तों।
मेहता ने पंचायतों के त्रिस्तरीय ढांचे के बारे में बताया था, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद के बारे में बता दिए थे। 1977 में आपका अशोक मेहता, मतलब इनके 20 साल बाद दोस्तों गठित होता है और वो अपनी रिपोर्ट दोस्तों रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, जिसमें 2 स्तरीय पंचायत के बारे में बात करते हैं, मंडल पंचायत और जिला परिषद के बारे में, और न्याय पंचायत के बारे में दोस्तों ये भी बात करते हैं। कौन? आपके अशोक मेहता। फिर आपका 85 में JV.K. राव समिति का गठन किया था दोस्तों। 86 में आपका LM सिंघवी समिति बनता है। 88 में आपका PK थुंगन समिति का गठन किया जाता है। LV सिंघवी समिति संवैधानिक दर्जा दिलाने की सिफारिश करते हैं दोस्तों। ये सारे जितने भी हम बताए हैं सबका डिटेल में दोस्तों हम पढ़ा चुके हैं अपने चैनल पर, तो वहाँ जाकर आप देख लीजिएगा, क्योंकि आपको ये छांटने के लिए कभी कभी देता है कौन समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है। आगे बात करते हैं, इनका भी याद रखिएगा, जो है आपका ये सिंघवी समिति जो है ये संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए दोस्तों बात करते हैं किसको? तो पंचायती राज को। बात करते हैं आगे कि भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बता दिए बलवंत राय मेहता। कौन थे? बलवंत राय मेहता समिति, जो 1957 दोस्तों बना था, हम लोग देख चुके हैं। आगे आते हैं कि कौन विकेंद्रीकरण का विशिष्ट नहीं है, मतलब कौन विकेंद्रीकरण का आपका विशिष्ट रूप नहीं बता सकते हैं? तो यहाँ पर दिया स्थानीय समुदाय के आत्मविश्वास को नहीं जगाना, ये गलत है। जगाना है। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है जो स्थानीय समुदाय के लोग, स्थानीय स्तर के लोग, उनके जो सेल्फ कॉन्फिडेंस उसको क्या करना दोस्तों? जगाना है। किसके लिए? तो जन भागीदारी के लिए दोस्तों। आगे बात करते हैं हम लोग क्या, तो अगला हमारा है भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और खाली स्थान प्रारंभ हुई, मतलब पहले राजस्थान में लगा था, फिर कहाँ हुआ था? तो आपका आंध्र प्रदेश में। राजस्थान में आपका 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जो वहाँ का जिला है दोस्तों वहाँ पर लागू हुआ था, और आंध्र प्रदेश में दोस्तों आपका नवंबर 1959 को दोस्तों ये लागू हुआ था दोस्तों। ये भी आपको याद रखना, वही बातें यहाँ पर बताई गई है। पंचायती राज सर्वप्रथम परिवर्तित किया गया था, परिवर्तित मतलब लागू कहाँ किया गया था सबसे पहले? तो आपका ये राजस्थान में 1959 में जो समिति बनने के बाद। कौन? बलवंत राय मेहता समिति। अब यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित में से किस कमेटी ने न्याय पंचायत, बताया था अभी, न्याय पंचायत के बारे में बनाने की सिफारिश की थी? तो आपका अशोक मेहता, जो 1977 में दोस्तों कमेटी बना था, और 77 में क्या करते हैं? अपना ये रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं सरकार के समक्ष दोस्तों। आगे आते हैं, क्या बात की है? तो न्याय पंचायत के बारे में याद रखिएगा, इनसे प्रश्न ये हमसे पूछा है। तो अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में दोस्तों किया गया था। जनता पार्टी उस समय सरकार थी, कांग्रेस के बाद जनता पार्टी की सरकार बनती है। ये जनता पार्टी है जो बाद में भारतीय जनता पार्टी के रूप में दोस्तों बनता है 1980 में। पंचायती राज व्यवस्था के सुधार हेतु किया गया था, जिसने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट पेश की। उन्होंने न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग रखने ताकि इसका सभापति एक योग्य न्यायाधीश को नियुक्ति करने की सिफारिश की थी दोस्तों। किसने? अशोक मेहता समिति ने दोस्तों। आगे बात करते हैं हम लोग, अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? कौन सा काम नहीं आएगा स्थानीय शासन के? तो जो सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव, मतलब कि जो भी अनुशासन रखना है वो क्या करेंगे? तो जो राज्य सरकार दोस्तों वो करता है, स्थानीय सरकार नहीं करती है दोस्तों। आगे बात करते हैं पंचायती की सूची के विषय में बात कर लिए थे कि राज्य सूची का विषय, इस पर कानून कौन बनाता है? तो राज्य सरकार बनाता है। चुनाव भी राज्य निर्वाचन आयोग कराता है दोस्तों, ये भी याद रखना है आपको। अब यहाँ पर बात कर रहा है कि आपसे कि किस राज्य राज्यों में पंचायती राज्य संस्थाओं में स्त्रियों को 50% आरक्षण वैध किया है? तो कौन सा राज्य है जहाँ पर? तो ये जितने भी चारों दिख रहे हैं, चारों राज्यों में दोस्तों क्या है आपका? तो 50% आरक्षण स्त्रियों को दिया गया है पंचायती राज व्यवस्था में। लेकिन पहला राज्य बोल देगा तो पहला राज्य था बिहार अपना। कौन था? बिहार, जहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था में 50% महिलाओं को दोस्तों आरक्षित किया गया था। बाकी सब बाद में दोस्तों क्या करते हैं? अपने राज्यों में महिलाओं को आरक्षण देते हैं दोस्तों। वही बातें बताई गई है कि बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण को वैध किया है। इसके अतिरिक्त और भी जो है आंध्र प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, कर्नाटक, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा महिलाओं को 50% स्थानों को आरक्षित किए हैं, मतलब इसको वैध नहीं किया, बस उसको आरक्षित करके रखे हैं। लेकिन हमारे जो 4 राज्य हैं वहाँ पर क्या क्या वैध किया है। वहीं बता रहा है कि किन राज्यों में सरकार ने 2010 तक स्थानीय निकाय महिलाओं को आरक्षण 50% किया है? तो आपका बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड दोस्तों बाद में करता है, ये भी ध्यान हमको रखना है। ऐसे ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे हैं। आगे है आपका कि 73वां संविधान संशोधन कानून को वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुआ? मतलब 73वां संविधान संशोधन के द्वारा हमारे भारत में पंचायती राज व्यवस्था को दोस्तों जोड़ा गया था। तो उससे पहले भी क्या हुआ था दोस्तों? तो जब हमारे भारत के तत्कालिक प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे, तो उन्होंने क्या किया था? पंचायती व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए दोस्तों एक विधेयक लाया था, जो 64वां संविधान संशोधन बिल लाया था दोस्तों। लेकिन ये आपका राज्यसभा से दोस्तों पास नहीं हो सकता है, लोकसभा से पास हो जाता है, लेकिन राज्यसभा से दोस्तों ये
पास नहीं हो पाता है। लेकिन बाद में 73वां संविधान संशोधन जो पी.वी. नरसिम्हा राव के कार्यकाल में जब प्रधानमंत्री रहते हैं तो उनके द्वारा उनके कार्यकाल में तो ये पारित होता है और इसे संवैधानिक दर्जा मिलता है। तो क्या मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 74वां संविधान, ये 64वां संविधान संशोधन बिल दोस्तों। ये पास नहीं होता लेकिन शुरुआत यहाँ से हो जाती है, भी आपको ध्यान रखना है। आगे आते हैं, देख लीजिए वही बातें यहाँ पर बताई गई है। पंचायती राज संस्थाओं में संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए 73वां संविधान संशोधन वैधानिक शुरुआत मूलतः 64वें संविधान संशोधन बिल द्वारा होती है। इस बिल को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जो थे 1989 में लोकसभा में प्रस्तुत किए थे। हालांकि यह विधेयक राज्यसभा में पारित नहीं होने के कारण व्यापकगत हो जाता है। तत्पश्चात 72वां संविधान संशोधन विधेयक 1951 संसद दोनों सदनों में पारित होकर 73वें संविधान संशोधन 1992 के रूप में दोस्तों अधिनियमित हो जाता है, मतलब अधिनियम दोस्तों ये बन जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं अगला क्या हमारा, तो अगला 21 संविधान संशोधन में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला। तो 73वां संविधान संशोधन 74वां से किसको मिला? नगर निगम को दोस्तों। आगे आते हैं, अब बस थोड़ा सा और है, 7-8 क्वेश्चन बस आपका खत्म हो जाएगा। आगे है 73वां संविधान संशोधन संबंधित है, किससे संबंधित है? पंचायती राज से। किससे? तो पंचायती राज से, आपको याद हो गया होगा। आगे बात करते हैं कि भारत में इसमें से कौन विषय पंचायती राज संस्थाओं के शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा विषय नहीं आता है भैया? तो यहाँ आपका न्यायिक पुनर्वीक्षण, मतलब कि जो जुडिशियल रिव्यू है ये नहीं आता, बल्कि ये कोर्ट के अंतर्गत दोस्तों आता है। आपका पंचायत के अंतर्गत दोस्तों ये नहीं आता है। मतलब कौन संविधान के अनुकूल है नहीं है ये स्थानीय स्तर के सरकारें देता है, बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोस्तों देखता है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। तो संविधान संशोधन के विधेयक कहीं भी ला सकते हैं आप, या तो लोकसभा में ला या तो राज्यसभा में, कहीं भी ला सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ केवल लोकसभा में लाना है। केवल लोकसभा में आप धन विधेयक संबंधित कोई विधेयक होगा वो आता है दोस्तों। बाकी संविधान संशोधन किसी भी विधेयक किसी भी संसद में आप किसी सदन में ला सकते हैं। आगे बात करते हैं कि भारतीय संविधान के लिए प्रथम संविधान संशोधन कब किया गया था? तो 1951 में दोस्तों हुआ था पहला संविधान संशोधन। आपका ये ध्यान रखना है। इसमें आपका भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन 1951 में लाया गया था। इस संशोधन के द्वारा आपका अनुच्छेद 15(1), 19(1) और जो 6 है उसमें 19(2), 31, 85, 87 जो आपका भूमि सुधार अधिनियम है दोस्तों, उसके लिए 174, 176, 341, 42 और 43 में संशोधन दोस्तों किए गए थे। ये सब अनुच्छेद में संशोधन हुआ था दोस्तों। आगे बात करते हैं लघु संविधान किसे कहा जाता है? तो लघु संविधान बताएं कि 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में दोस्तों, इसको कहा जाता है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा दोस्तों क्या मिलता है? आपको बदलाव देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। आगे आते हैं हम लोग, यहाँ देखिए अब बताया क्या, तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में बहुत सारे मौलिक प्रावधानों को बदलने की कोशिश की गई थी, इसलिए इसे लघु संविधान की संज्ञा दी गई है। 42वें संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य उच्चतम न्यायालय द्वारा 1973 में भारतीय संविधान में केशवानंद भारती मामले में दोस्तों निर्णय से उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करना था, जिससे संसद के संविधान संशोधन की शक्ति इसमें निर्णित संविधान के आधारभूत ढांचे को संशोधन करने पर रोका गया था। मतलब कि संशोधन तो संविधान में कर सकते हैं लेकिन उसके मूल ढांचे में कोई परिवर्तन दोस्तों नहीं आना चाहिए। यही केशवानंद भारती में सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों अपना आदेश दिया था। आगे बात करते हैं अगला क्या हमारा, तो अगला है कि पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो काका कालेलकर। कौन थे? काका कालेलकर। दूसरा बोलेगा तो बीपी मंडल। कौन थे दूसरे? बीपी मंडल। क्या है यहाँ पर, तो देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत भारत में राष्ट्रपति के द्वारा प्रथम अखिल भारतीय पिछड़ी जाति आयोग का गठन 29 जनवरी 1953 को दोस्तों हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? काका कालेलकर। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। लेकिन जो हटाने की शक्ति होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है दोस्तों। नियुक्ति कौन करते हैं दोस्तों? तो राज्यपाल। किसको करते हैं? राज्यपाल। वही बातें बताई गई है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। यदि हटाने का अधिकार राष्ट्रपति का है, राष्ट्रपति उन्हें इसी आधार पर हटा सकता है जिन आधार पर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, जो भी संघ लोक सेवा आयोग के होते हैं, उसके अध्यक्ष को हटाया जाता है। गौरतलब है कि भारतीय संविधान के भाग 14 में 315 से 323 तक राज्य लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता शक्ति के अलावा इसे गठन के नियुक्ति के बारे में दोस्तों क्या है इसमें बात बताया गया है। आगे हम लोग चलते हैं कि भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन VVPAT का संस्करण क्या है? कौन सा संस्करण है दोस्तों? तो VVPAT मतलब होता है दोस्तों आपका वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। ये आपका कौन सा संस्करण है? तो आपका तीसरा संस्करण है। कौन सा है? तो तीसरा याद रखिएगा, M3 है। क्या है आपका? M3। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। वही बातें आपको इसमें डिटेल में बताई गई है। बाकी 324 बता दिए थे निर्वाचन आयोग के बारे में। वही देखिए यहाँ पर VVP का आपका वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल दोस्तों है। तो ये आपका तीसरा संस्करण है।
आगे हम लोग बात करते हैं कि भारतीय वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है। तो यूपीएससी के अध्यक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त, ये दोस्तों आपके 9वें नंबर पे आते हैं। बाकी आपके दोनों 9वें नंबर पे आते हैं। आपके नियंत्रक या महालेखा परीक्षक और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ये दोस्तों बाद में आते हैं आपके। ये सब 16-17 नंबर पे आते हैं। तो यहाँ पर पहले कौन आएगा? तो पहले दोस्तों आपको अगर देना होगा तो ऑप्शन ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई, मतलब एक और ए और बी। तो वही बातें यहाँ देखिए बताया गया है। क्या बताया गया है? देखिए यहाँ पर वरीयता क्रम अनुक्रम के केंद्र एवं राज्य सरकार के बीच पदाधिकारियों के रैंक के मॉडल संबंधित है। इस वर्तमान में अधिसूचना 26 जुलाई 1979 को जारी की गई थी, जिसके अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हो गए मुख्य निर्वाचन आयुक्त। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वरीयता क्रम में 9 नंबर पर आते हैं, जबकि उच्च न्यायालय के 14वें 15 नंबर पर आते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 300 से 300 किससे संबंधित है? जो आपका अनुच्छेद 300 इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध दोस्तों आपका मुकदमे एवं कार्रवाई से। किससे? मुकदमे तथा कार्रवाई से दोस्तों। वहीं पहले बात करते हैं 301 के बारे में बता दिए थे। 301 में क्या है आपका? जिसको निकाला गया था आपका संपत्ति का अधिकार को। तो पहले हम 300 देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 के अंतर्गत वाद एवं कार्यवाही का उल्लेख है। अनुच्छेद 302 में व्यापारिक एवं वाणिज्य का समागम के बारे में बताया गया है। निर्बंधन अधिरोपित करने की शक्ति है। अनुच्छेद 76 महानिवादी के बारे में। 301 के बारे में बता दिए थे कि संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार के श्रेणी से निकाल करके किस में डाल दिया गया है? तो एक विधिक अधिकार के रूप में दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि यही हमारा क्या था, पॉलिटी का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन था, अंतिम क्वेश्चन था हमारा। पॉलिटी का PYQ सीरीज क्या दोस्तों खत्म हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, कोई दूसरे सब्जेक्ट को दोस्तों उठाएंगे और वहाँ से क्या करेंगे, हम लोग उसका ही PYQ दोस्तों खत्म करेंगे। इस तरह से सारे PYQ को दोस्तों खत्म कर लेंगे। तो आप में अंदर क्या होगा दोस्तों? एक आत्मविश्वास दोस्तों जग जाएगा। फिर अपने तरीके से दोस्तों टॉपिक तो आप कवर कर ही चुके होंगे। फिर अपना PYQ लगाने के बाद जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना दोस्तों कीजिएगा। ऐसे हम भी प्रैक्टिस कराएंगे अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। बाकी कैसा लग रहा है दोस्तों कमेंट कीजिएगा जरूर। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी दोस्तों ये PYQ पढ़ने का मौका मिले। बाकी तैयारी दोस्तों अच्छे से कीजिएगा। इस बार मौका है, मौका पर दोस्तों चौका मार दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।